अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 की तरफ से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज 3 माह हमारे चैनल को आए हुए हो गए हैं। 18 ज़िलहिज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के दिन मैंने ये चैनल शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का करम हुआ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ये जो मैं कब्रिस्तानों में अज़ान देने निकली हूँ ये अज़ान सुनी भी जाएगी, लेकिन ये अज़ान सुनी गई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी व्हाट्सएप पर तो आए, लेकिन शायद मेरा वो कमेंट सेक्शन बंद था, मुझे टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ दिक्कत पेश आई। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप बेशक इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो इससे इसके व्यूवर्स इसलिए बढ़ेंगे कि ये एक ऐसा काम हो रहा है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। दूसरी बात, इस पर अपने कमेंट्स या अपने जो ख़यालात हैं वो ज़रूर भेजें, एक जुमले में भेजें या 2-3 जुमलों में, और मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। आप मेरी इस्लाह की कोशिश करें, शायद मैं उसको कुछ बेहतर कर सकूँ अपने कंटेंट को। और उसके साथ साथ आप अगर उसको पसंद करते हैं या आप समझते हैं आपके दिल पर एक बात लग रही है, तो मेरी हौसला अफजाई होगी अगर आप उसको बताएंगे कि जी हाँ, आपका आज का जो कंटेंट था, आपका जो आज का मौजू था वो हमें पसंद आया है, हमारे दिल को लगा है, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और वैसे तो इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। अगर वो मेरी नीयत से वाकिफ़ है, जो कि है, वही जानता है नियतों का हाल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप इस पर अपने कमेंट्स और अपनी सब्सक्रिप्शन ज़रूर भेजेंगे। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी जाते हैं और उसके अलावा सिविलियंस भी जाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं। और एक बड़ा किसी ज़माने में, अब तो खैर इट्स अ पेड वर्कशॉप, लेकिन पहले किसी ज़माने में इट नेवर यूज्ड टू बी अ पेड वर्कशॉप, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप उसको कहा जाता था। और वो उसमें आप सिलेक्ट किए जाते थे लोग और पार्लियामेंटेरियंस होते थे उसके अंदर, उसमें अंदर आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते थे, उसके अंदर नेवी के लोग होते थे, उसके अंदर एयरफोर्स के लोग होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे और पॉलिटिशियंस भी होते थे, बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। एंड दैट यूज्ड टू बी 4 to 5 वीक्स वर्कशॉप थी। उसके अंदर फॉरेन स्टडी टूर भी हुआ करता था। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता था उसमें और बड़ा इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हुआ करता था। एनीवेज उसको बाद में मोल्ड किया गया, मॉडिफाई किया गया और मेरे ख्याल में अखराजात क्योंकि ज़्यादा आ जाते थे एक इंडिविजुअल पे, तो अब वो पेड वर्कशॉप होता है, उसमें पैसे दे के जाना पड़ता है, उसको अटेंड करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक एनडी कोर्स होता है। मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वॉर कोर्स तो होता ही होता है, उसके अलावा एक एनडी कोर्स होता है जी। एनडी कोर्स जो है, जो सीनियर ब्रिगेडियर्स हैं उनके लिए कंपल्शन बन जाता है, या इक्वलेंट टू द लेवल ऑफ सीनियर ब्रिगेडियर्स, चाहे वो नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, उनके लिए एक कंपल्शन बन जाता है क्योंकि दे हैव टू गो फॉर द एनडी कोर्स इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड जी, और मेजर जनरल बनने के लिए। और इसी तरह इन एयरफोर्स में भी, नेवी में भी प्रमोशन लेने के लिए एनडी जो है वो कंपल्शन है, कंपल्सरी है, एंड दैट इज द अल्टीमेट कोर्स जी। सो वहाँ पे कोई बंदा अगर एड्रेस करे, और वहाँ पे बैरोक्रेट्स भी होते हैं क्योंकि उन्होंने 21 में जाना होता है, ग्रेड 21 में जाना होता है, तो 20 ग्रेड के बैरोक्रेट्स भी होते हैं, अलाइड ऑफिसर्स भी होते हैं। और ऐसे अलाइड ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसे ममालिक से आए होते हैं जहाँ पे जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज के जो ममालिक के लोग होते हैं, और वो भी फोर्सेस के लोग होते हैं, वो भी उसको अटेंड करते हैं जी। सो इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन, वेरी एलीट आई वुड से इंटरेक्शन। और 10 माह का तकरीबन कोर्स हुआ करता था, अब उसको भी स्क्वीज करके उन्होंने 6 माह का कर दिया, और उसमें भी फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। उसके अंदर 2 सीट्स हुआ करती थी प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की, और इत्तेफाक हुआ मुझको भी एनडी करने का 2005-06 में। 10 माह हमने भी गुजारे और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रोस्पेक्टिव्स उसमें क्लियर हुए। और वहाँ पे जो लोग आते हैं, वहाँ पे एड्रेस करने के लिए आते हैं जो लोग, उनको बड़ा
ऐसे अगर कहा जाए कि छान के बुलाया जाता है और पूरा जो कोर्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी एक इनपुट भी ली जाती है कि जी फला आदमी को अगर बुलाया जाए और उसको अगर सुना जाए तो कोई आपको कोई हासिल वसूल होगा, कोई आपकी जनाब कोई आपको नॉलेज मिलेगा उनसे या नहीं मिलेगा। तो वो एक पूरा एक सिलसिला होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक तरीकाकार होता है जिसको फॉलो करके फिर पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है जी, जो आके एड्रेस करते हैं एनडी कोर्स को। सो बड़ा ऑनर की बात होती है। और इस वक्त मैं ये अगर कहूं कि कंवर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अभी रिसेंटली एक एनडी कोर्स जो अभी जारी है उसको एड्रेस किया और वहाँ पे कुछ सजेशंस दी और वो सजेशंस भी मैं सुनना चाहूँगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन कंवर दिलशाद साहब। और नसरीन परवीन साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक डीजी इलेक्शन कमीशन रह चुकी हैं, वेरी ब्लंट पर्सनैलिटी और बड़ा खुल के बात करती हैं। उनके अपने व्यूज हैं, उनके अपने आइडियाज हैं और जो लॉजिकल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं और उनको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है या इलेक्शन कमीशन है या जितना भी जो भी अच्छा तरीकाकार बन सकता है, बेहतर से बेहतर तरीकाकार जो बन सकता है हमारे आई वुड से के रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा क्योंकि उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी सोच बिल्कुल क्लियर है एंड ही वांट्स टू गो फॉर इट एंड ही इज एंड शी वांट्स टू गो फॉर इट एंड शी इज गिविंग ऑल द सजेशंस व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस। और वो भी मेरे साथ मौजूद है। नसरीन बीबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। और एक और चीज मैं जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा सारी गुफ्तगू, वो ये है कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या हमें सूट करती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पे बड़े से क्वेश्चन मार्क्स रेज हो चुके हैं और कुछ लोग कहते हैं जी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फेलियर और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन कुछ सजेशंस ऐसी भी अब आनी शुरू हो गई है, पता नहीं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसीलिए मैंने तकलीफ दी है अपने गेस्ट को कि वो इस पर डिस्कस करें कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड साइमल्टेनियसली विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों साइड बाय साइड अगर चले तो फिर मेरे ख्याल में ये मुल्क चल सकता है, मतलब इनके ख्याल में ये मुल्क चल सकता है एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सो वायबल है नहीं है, मैं अपने दोनों गेस्ट को मैं तकलीफ दूंगा कि वो इस पे हम शुरू करेंगे अपनी जो भी कन्वर्सेशन है जी। नसरीन बीबी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, अगर आप इस पे इनपुट देना चाहें कि हमारी मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने देख लिया जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें जो नजर आता है उसमें ये होता है कि जनाब शायद ये वर्केबल नहीं है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए हमें। लेकिन एक और सजेशन भी है जो अभी रिसेंटली आई है और उस पर भी डिस्कशन आप जरूर कीजिए, अपनी इनपुट जरूर दीजिए कि साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों साइड बाय साइड क्या चल सकती है जैसे फ्रांस में चल रही है या नहीं जी? थैंक यू राना मुबशर साहब। मेरी आवाज़ असल में आज बिल्कुल इंतखाबी निज़ाम और सियासी निज़ाम की तरह बैठ चुकी है बिल्कुल, तो ये इसको मैं हुस्न इत्तफाक तो नहीं कह सकती, ये बहुत बुरा इत्तफाक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि देखिए आपने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक 1970 तक तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल से पहले तक तो ये ठीक चल रहा था, जैसा तैसा भी था, उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर थी, परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन साहब ने न सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को तमाशा बना दिया, सारे इदारों को पॉलिटिसाइज कर दिया, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा आगे है। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको पॉलिटिसाइज कर दें तो फिर वो इफ़ेक्ट करते हैं आपके सारे सिस्टम पर। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, मैं देख रही हूँ, और ये अकेला नहीं ठीक हो सकता, ये पूरा पैकेज है। जब सियासी निज़ाम ठीक होगा तो उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खुद ब खुद जो है वो अपना रास्ता बना लेंगी, अगर वो कोई अच्छी रिफॉर्म्स आई तो, और वो रिफॉर्म्स देने वाले इंटरेस्ट ग्रुप के लोग ना हुए, यानी वो पार्टी ना हो। सियासतदानों से अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो बहुत बड़ी भूल है उनकी, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेल हो चुका है, इसको ये ग्राउंड रियलिटी हमें इसको मान लेना चाहिए।
हमें एक चीज करनी होगी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जी फेल हो चुका है। इसलिए फेल हो चुका है कि सियासतदान जो है वो, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा कि वो आवाम के हक में लेजिस्लेशन करें। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेना पड़ेगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेटर्स हो वो सेलेक्टेड होने चाहिए, वो पढ़े लिखे लोग हों, बेशक वो टेक्नोक्रेट्स हों। क्योंकि आपने हशर देख लिया, असेंबली में पड़े हुए सोते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उनके लिए कानून साजी करते हैं, बनाते हैं और वो आके अंगूठा छाप भी वहां है, वो सिग्नेचर करके चले जाते हैं। इस तरह आपका कानून बनता है। जब इन सियासतदानों का दिल चाहता है ये उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी मर्जी की। मुझे एक अमेंडमेंट बता दीजिए जो अवाम के हक में आज तक हुई हो। वो साहब जिन्होंने एक बहुत बड़े, जिनका जिक्र होता है, चैंपियन थे जमहूरियत के, उन्होंने 73 के आइन की बात की, 4 घंटे बाद 6 तरमीमें तो उन्होंने खुद कर दी थी आइन के अंदर, चूंकि वो उन्हें सूट नहीं कर रही थी। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पॉलिटिसाइज किया, उसमें अपने सियासी कारकुन जियाले भर्ती किए, जिसमें से एक शाखसाना खुद आपके सामने मौजूद है। तो ये जो लेटरल एंट्री हुई इदारों के अंदर, सियासी कारकुन भर्ती हुए, तो भुट्टो साहब ने क्या किया, 77 में उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वो हर जगह एक अफरा तफरी मच गई, हर आदमी ने ये चाहा अपने तौर पर कि वो जीत जाए, चाहे बेईमानी से जीते, चाहे जिस तरीके से भी जीते, जिसका नतीजा सबके सामने। मैं समझती थी कि सियासतदान इस वाक़े से इबरत हासिल करेंगे और इलेक्शन कमीशन को डीपोलिटिसाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब बहुत बात हो रही है, चूंकि अब सर पर आन पड़ी है, तो आपने चूंकि जी फरमाइए प्लीज। मैं इसको आपकी तरफ दोबारा आता हूं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो आपकी तरफ जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कमर दिलशाद साहब से कि देखिए जी, नसरीन बीबी कह रही है कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट्स अ टोटल फेलियर, और सियासतदानों के हाथ में अगर रिफॉर्म चली गई तो नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। सो यू एग्री विद दिस वन? नहीं, बिल्कुल। नसरीन परवेज साहबा ने बड़ी हकीकत पर बातचीत की है, उनका मौका से मैं तायद करता हूँ। इनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनकी शुरू से ही पॉलिसी रही थी कि मुल्क के अंदर सदारती होना चाहिए सिस्टम। इन्होंने बड़ी इस पर कोशिश भी की, किताबें भी लिखी इन्होंने, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। इसलिए सिलसिले में यह है कि अभी जो हाल ही वजह से आपने कहा है कि डिफेंस यूनिवर्सिटी में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो मैंने एड्रेस किया, उसका सबसे बड़ा अहम थीम जो मैंने पेश किया वो यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर अपना वेस्ट मिनिस्टर जो हमारा सिस्टम है पार्लिमानी, वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े अहमी ओहदे हैं, मतलब स्पीकर है कौमी असम्बली के, सेनेट के चेयरमैन हैं या अपना सदर मुमलकत हैं, ये तमाम के तमाम ओहदे जो हैं वो बिल्कुल एक पार्टी की तरफ चले गए हैं। एक पार्टी के पास तमाम ओहदे हैं, जिससे आवाम को जब अब इंतखाबी इंतशार मुल्क के अंदर पैदा हो रहा है, सियासी बुरहान भी है, इंतखाबी इंतशार भी है, इलेक्शन के बारे में भी हमारी बात सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने भी इसको बिल्कुल मुतनाज़ा इलेक्शन करार दे दिया है। हुकूमत भी बड़े कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, तो अब सदर मुमलकत का इसमें कोई किरदार नहीं है। अब ये जब 96 में भी एक बड़ा अहम क्राइसिस पैदा हो गया था, तो उस वक्त भी सरदार फारूक खान लगारी ने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 3-4 बड़े अहम किस्म के रेफरेंस भेजे। उनके पास पावर थी आर्टिकल 52B के तहत, तो इस लिहाज से उन्होंने उसके तहत उनकी गुड गवर्नेंस को उन्होंने बिल्कुल नाकाम करार दिया, उनको बैड गवर्नेंस करार दिया, उनको एडवाइस भी किया। उसी एडवाइस की बलबोते पर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व भी की बाकायदा रास्ता हमवार करने के बावजूद। अब हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर अब इंतखाबी इस्लाहत कमेटी बन गई है, अब इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ठीक है, बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो रेजगारी टाइप काम कर रही है। वो कह रही है जी रिटर्निंग ऑफिसरों को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंडर कर दें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अंडर कर दें, स्टाफ कर दिए। बिल्कुल इंतहाई अहम मामला से हटकर वो जा रहे हैं रिटर्निंग, कोई इशू नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर भी इन प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अंडर ही है। अगर हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट का सेक्शन 91 देखें, उस पूरे इख्तियारात हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब ज़ाहिर अपनी तशरीफपोशी की, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किए। अब इसी तरह अब आगे चले, हमारा एक और भी सबसे बड़ा अहम था इसी सदारती इलेक्शन के हवाले से कि अगर हम फ्रांस की तर्ज के मुताबिक कर लें और सेनेट का इलेक्शन भी बराह रास्त कर दें, यानी सेनेट का इलेक्शन जो है ये भी बड़ी इस पर डिमांड चल रही है कि 100 सीटें हैं, इसके लिए हल्का बंदी करवा लें। हर सूबे की 25 सीटें हैं माइनॉरिटी छोड़कर। इन हालात को ये भी एक बड़ा अहम मसला है। तीसरा यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जोग्राफाई हालात इंटरनेशनल ग्लोबल, उसको देखते हुए ये 4 साल मुद्दत रखें
हुकूमत की मदद 5 साल बहुत ज्यादा होती जा रही है और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके खिलाफ कोई ना कोई कैंपेन भी चलती रहती है। तो 4 साल रख ले मुद्दत और 4 साल के बाद इंतखाबात करवाए जाए। और इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है उनके तकर्रुर के लिए भी जो पार्लिमानी कमेटी के जरिए जो करेंगे तो वो एक सियासत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितनी ही गैर जानदार शख्सियत को ले आए उसका किसी न किसी पार्टी तो झुकाव होता है। तो उसमें हमारी तजवीज ये थी कि इसको हट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक कमेटी बन जाए और चारों सूबाई हाई कोर्ट के जज उसके मेंबर हों और वो एक सिफारिशात हुकूमत को भेजे कि हमारी नजर में ये 3 आदमियों का पैनल चल रहा है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान जो है गौर खोज करने के बाद एक चीज मुझे समझाइए, जैसे नसरीन बीबी कह रही है कि जनाब ये डीपोलिटिसाइज हो सकता है इलेक्शन कमीशन, इज इट पॉसिबल? नहीं, इलेक्शन हो सकता है, अगर इसलिए हो सकता है ठीक नहीं, नसरीन को बड़ा तजर्बा है, सही कह रही है वो भी, लेकिन उसमें ये मामला हो रहा है कि हमारा इलेक्शन कमीशन तो सियासत की तरफ है, उसका झुकाव, उसका तरीकाकार ये है, नहीं बिल्कुल है, जाहिर है कि हमारे इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये हो रहा है कि हम इसलिए मैं अर्ज किया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक कमेटी बन जाए और चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर हों और उसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का मेंबरों का तकर्रर की जाए तो फिर वो सियासत की तरफ उनका झुकाव नहीं होगा, वो एक सही प्योर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक वो कर देगी। नसरीन बीबी से पूछ लो। नसरीन बीबी, आर यू फॉर दिस पॉइंट? सी नहीं, मैं इससे जरा सॉरी डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आपके यहाँ जुडिशरी भी बहुत ज्यादा आपने देखा है कि कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और हम अच्छा होगा कि हम अपनी जुडिशरी की इज्जत बचा लें, चूंकि जजेस भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। ये इसको ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं हम मुनाफिक है ना, हम सच्ची बात कहते हुए डरते हैं, तो अच्छा होगा जैसे इंडिया ने किया है कि आप जुडिशरी को इससे दूर रखें। आपके पास एकेडेमिया है, इंटेलिजेंशिया है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप बिठाएं जो कि इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो, वो लोगों तक एक अच्छा इंतखाबी निज़ाम जो है वो पहुंचा सकें। और मैंने एक 9 पॉइंट एक सजेशन बनाई है, छोटी सी है, वो मैं भेज रही हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अभी 2-3 दिन पहले मेरी कराची में बात हुई है, जो नए साहब आए हैं जस्टिस नईमुद्दीन के बाद मैंने ये पहले साहब देखे हैं जो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके इख्तियारात जो है वो यूज नहीं करना चाहते। बात सारी ये है जी कि ये कोई बार बार जो पहिया इजाद होता है ना धांधली का, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो 70 से हो रहा है। अगर वो पहला इलेक्शन जो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ उस फॉल के बाद भुट्टो साहब को एक दूसरा इलेक्शन मगरबी पाकिस्तान में करा लेना चाहिए था, तब बात बनती। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने पॉलिटिसाइज किया और वो होता चला गया, उनके बाद आने वाले सियासतदानों ने भी उनकी बुरी बातें तो अपना ली, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो डीपोलिटिसाइज करें, दूसरे ये जो 18th अमेंडमेंट आई है ये तो प्योरली पॉलिटिकल, इसने तो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया इलेक्शन कमीशन को। आप जो बात कह रही हैं जी, जैसे कंवर साहब कह रहे हैं कि डीपोलिटिसाइज करने में जो जजेस को बीच में ये ला रहे हैं, कंवर साहब की सजेशन है, आप इससे एग्री नहीं कर रही, ठीक है जी, वो भी जजेस भी मैं इससे एग्री नहीं कर रही, क्योंकि इससे हम जजेस की इज्जत गंवाएंगे। हम समझते हैं जजेस की जी जजेस पॉलिटिसाइज हो चुके हैं और उनमें से देखिए जो बुरा सिस्टम होता है ना उसमें, हाँ, जिनको आप इंडक्ट कर सकते हैं जो हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर इलेक्शंस, यही बात है ना जी। एग्जैक्टली बड़े सिंसियर लोग इस मुल्क के साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए बुरा सिस्टम जो होता है वो अच्छे लोगों से भी डिलीवर नहीं करा सकता। जी नसीम बीबी, मैं समझ गया आपकी बात ही, मैं आपकी बात समझ गया। जो सजेशन दे रही है शी इज राइट कि भाई जो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, जैसे नसरीन बीबी कह रही है कि जो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता और वो अपना ग्रे भी यूज कर सकता है, अपना दिमाग भी यूज कर सकता है और न्यूट्रल भी रह सकता है, कोई इनपुट दे सकता है और उसमें उसको लाया जाए, बजाय इसके कि जजेस को लाया जाए, 4 जजेस को लाया जाए, क्योंकि जजेस तो कोई ना कोई पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इस पे मैं बात करें, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपने इनपुट लेता हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जनाब कि साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे भी चलाए जा सकते हैं। सो इस पे उससे पहले, इन सब चीजों की तरफ जाने से पहले इलेक्शन कमीशन
कैसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में एक सजेशन ये है नसरीन परवीन साहबा की कि उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, अपना ग्रे यूज कर सकते हो, अपना जनाब इलेक्शन की तरफ ना जाना चाहते हो, उनकी कोई ख्वाहिश ना हो कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इंटेलेक्चुअल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ऐसा ब्रेन मौजूद है जो कि बिल्कुल ऐसी शफाफ किस्म के इलेक्शन करा सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या पॉलिटिशियंस जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो मौजूद हैं, क्या अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, या साइमल्टेनियसली जैसे कमर दिल शाह साहब कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है बराबरियत की बुनियाद पे होने चाहिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? कौन करेगा, कौन इसको, हु विल इंप्लीमेंट ऑल दिस? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी तो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी की आती है। अच्छा, नसरीन परवेज साहब ने जो बात की ना, वो की है शख्सियात के बारे में। मेरा पॉइंट था तकर्रुर के बारे में कि जो आइंदा जो तकर्रुर किया जाए वो कोई भी शख्सियत। हमारा ही पॉइंट भी है कि अब जजों से इलेक्शन कमीशन जो है उसको हटाना चाहिए। उनकी खिदमात से अब बहुत खिदमत हासिल कर ली है, वो तमाम अपनी खिदमत देने में नाकाम रहे हैं, वो तो हमारा पॉइंट भी है। लेकिन अब मसला यह है कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाए। अब उनकी अपॉइंटमेंट अगर की जाती पार्लियामेंट्री कमेटी तो वो सियासत की तरफ झुकाव उनका होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और चारों चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी बन जाती है तो वो एक ऐसी शख्सियत को ले सकता है जैसे कि जिसका सियासत को कोई ताल्लुक ना हो, जज भी ना हो। इसके लिए भाई ये होता है कि बड़ी तब्दीली की जरूरत है। इसमें आर्टिकल 213 में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है कि आर्टिकल 213 भी लिखा हुआ है, 217 भी लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसे शख्स को लगाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट का। मेरी गुजारिश ये है कि अगर 213 में भी अमेंडमेंट करनी है, 217 में अमेंडमेंट करनी है, तो अमेंडमेंट तो पार्लियामेंटेरियन से करनी है, वो कैसे करेंगे? नहीं, अब यही तो गुजारिश है कि अब इसीलिए एक प्रेशर पड़ना चाहिए कि हमारी इंतखाबी इस्लाहत कमेटी को बड़े अहम तब्दीलियां करनी पड़ेगी आइन के अंदर, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट और उसके साथ साथ की शख्सियात के बारे में अदर देन जजेस, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान भी, यानी ऐसी वो जो इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमीशन जिसके अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताल्लुकात भी बेहतर हों और एक अच्छे मिशन के तहत आगे बढ़ सके। लेकिन उनको किसी सियासत के जरिए, पार्लियामानी कमेटी के जरिए उनके तकरार से वो सिस्टम नाकाम हो गया। वो जब 18वीं अमेंडमेंट के तहत इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकरार किया तो ज़ाहिर है तमाम सियासी पार्टियों ने आदम तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। बाद सियासी पार्टियों ने आदम तहफ़्फ़ुज़ भी किया और बाद सियासी पार्टियां कहती है मुस्तफ़ी हो जाए। माय क्वेरी इज डिफरेंट जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिक्र किया 213 आर्टिकल 213 217 का, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं जनाब के जो इलेक्शन कमीशन में लोग होने चाहिए। आप एक चीज पे तो इत्तेफाक कर रहे हैं, आप दोनों पार्टिसिपेंट के न्यूट्रल लोग होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए। आप जजेस की जो बात कर रहे थे आप उससे विड्रॉ करते हैं, आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं जजों को नहीं कहा, जजों को मैंने ये कहा कि उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चारों हाई कोर्ट वो सिर्फ जज जो है, शी हैज अ पॉइंट, नसरीन बीबी हैज अ पॉइंट कि जो जजेस भी हैं उनका भी किसी न किसी तरह टिल्ट हो जाता है। कमेटी तो करनी पड़ेगी। और किस कमेटी के जरिए करेंगे, कैसे करेंगे नसरीन बीबी? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी जी? देखिए, अभी आपने देखा कि दो बहुत सीनियर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से, राणा भगवान दास साहब और जिलानी साहब। ठीक है। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आई कैन हियर यू जी। आपने देखा कि जी, अच्छा जी, तो जजेस जो है उनकी इज्जत बचाने का इस वक्त इस इदारे को, जुडिशरी को बचाने का वाहिद तरीका ये कि हम जजेस को इस सारे प्रोसेस से दूर रखें। अब बात है जनाब ये कि ये पॉलिटिशियंस कुछ कर पाएंगे नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ जी। कौन इम्प्लीमेंट जी मैं बताती हूँ, देखिए बता रही हूँ बहुत और अगर आइन में भी तरमीम लानी है तो कौन करेगा? जी देखिए, सॉरी, मैं जो बात इस वक्त कहने जा रही हूँ हो सकता है सियासतदानों को खैर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, हो सकता है आपको, मीडिया को भी ना पसंद आए। इसकी वजह ये है, बात करें चाहे वो पसंद आती है किसी को या नहीं। हाँ जी, देखिए ये जो आपका आइन है ना जी, ये 41 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो चुका है। 41 साल में जमीन आसमान की तब्दीलियां, ग्लोबल चेंजेस भी आ चुकी है, पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। खुद पाकिस्तान इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है और इन सियासतदानों ने अपनी मर्जी की तरमीमें कर करके इसका कचूमर निकाल दिया इस आइन का। एक नई डॉक्यूमेंट बननी चाहिए सबके कंसेंसस से, हर वॉक ऑफ लाइफ को आप इनवाइट करें, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने और उस पीरियड के लिए आप एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट और जूता आ जाए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। जो सूरत हाल है वो, और जूता भी वो जो 13 किलो वाला डिजाइनर शू होता है ना आर्मी का, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात मुझे मालूम है किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन
ये एक हकीकत है कि एक न्यूट्रल ऐसा हमारे पास सिपाही आना चाहिए जो अब इस मुल्क को सही रास्ते पर गामजन कर दे और फिर अपने घर चला जाए, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हम अगर मुनाफकत से काम लेते रहेंगे ना कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, हाँ जी नसरीन बीबी, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें एक इशू आ जाता है कि बूट तो आ जाते हैं, बूट को आने में कभी किसी से पूछ के नहीं आया बूट वाले आ भी जाते हैं, बूट वाले यहाँ पे बैठ भी जाते हैं, बूट वाले इनिशियली आके यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स भी पेश करते हैं इनिशियली, और उसमें चाहे 7 पॉइंट एजेंडा हो चाहे कुछ भी हो, बड़े अच्छे पॉइंट्स होते हैं। और शुरू के इनिशियल जो दिन होते हैं बूटों वालों के लिए 4 से 6 माह जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और एवरीथिंग इज हंकी डोरी ऑल ओवर। बट द पॉइंट इज कि उसके बाद वही बूट वाले जो होते हैं, जो भी जर्नैल आता है वो शुरू हो जाता है अपने आप को अपने लिए क्लीन चिट लेने के लिए पहुंच जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने जाता है, वो जनाब पार्लियामेंटेरियंस को लूले लंगड़े पॉलिटिशियंस को साथ मिलाना शुरू कर देता है। सो वो वहां से दूसरी तरफ चल जाता है काम। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यहाँ पे ऐसा कोई जूते वाला आना चाहिए जो कहे जनाब के वी विल लाइक ये सारा ब्लैक बोर्ड हम साफ करेंगे, दोबारा से रीराइट करेंगे, तो वो कौन होगा जी? वो कोई नजर आता है आपको जी? मैं बताती हूँ जी, सुनिए प्लीज जी, मैं आपसे 100% इस मामले पे एग्री कर रही हूँ जो पिछले 2 डिकेड्स में हुआ। ज़ियाउल हक साहब और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसको यकीनन मैं जूते वाली गवर्नमेंट नहीं कह सकती। हमें एक नवाब अमीर मोहम्मद कालाबाग इस वक्त चाहिए और एक अयूब खान चाहिए। उस दौर की जो प्रोग्रेस है, जो डैम बना है, जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है, आज तक हम उसी को खा रहे हैं बैठ के। हम उसको मॉडल क्यों नहीं बनाते? हम ये डिक्टेटर भुट्टो साहब और उनकी मरहुमा बेटी ये एक इस्तेलाह इजाद कर गई है आमिर 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 की। अगर आमिर के मायनों में आप जाएं तो ये अमर से निकला है, ये लफ्ज उमूर को तय करने वाले को कहते हैं। अमरे रब्बी, अमीरुल मोमिनीन भी इसी से निकला है। हम एक इतने अच्छे लफ्ज को हमने बिगाड़ कर लोगों के जहन में उसको इतना डिस्टॉर्ट किया है। हमें उसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अयूब खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ, अयूब खान साहब बेईमान भी नहीं थे, माफ कीजिएगा, उनके बेटों ने जो कुछ किया वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, हम अभी उस पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सामने नजर में रखें कि उस शख्स ने जो इस मुल्क के लिए इस्लाहात की, बीडी सिस्टम, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज आप देख रहे हैं, ये उसी शख्स ने दिया था बीडी सिस्टम। और शायद कुंवर दिलशाद साहब तो उनके साथ रह भी चुके हैं किसी हैसियत में, मुझे नहीं मालूम वो किसी मिनिस्ट्री में थे या कहाँ। एक दफा इन्होंने मुझे बताया था, मेरे वालिद चूंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, वो अयूब खान के साथ रहे हैं, मैं स्कूल में थी उस वक्त। लेकिन आज तक उस तरक्की की गूंज से हम आजाद नहीं हो सके जो अयूब खान के दौर में हुई, और जितनी तबाही इन सियासतदानों ने मचाई है। लेकिन मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो जर्नैल आते हैं, नसरीन बीबी कह रही थी कि एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ, एनवायरनमेंट आज भी वही है। और उसी तरह अगर कोई 13 साइज के बूट वाला डिजाइनर जूते वाला अगर आ जाए तो फिर हालात ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज होप नजर नहीं आती। वो बात यह है कि कितने किलो वाला जी? 13 किलो वाला एक शू होता था आर्मी का, वो आज भी अगर आप एफसी की लाइब्रेरी वगैरह में म्यूजियम में जाएं तो बदल गए हैं ना। अब 12 मई 99 का वाकया भी होने की रास्ते वो नहीं रहे। अब इस पे मामला ये होगा कि जुडिशल कमीशन इस पर अगर हमारी सियासी पार्टियां जो है खास तौर पर बाकी जो मुतालबा कर रही हैं, अगर इमरान खान भी हैं, डॉक्टर तालुल कादरी भी हैं, अगर जुडिशल कमीशन जो है ये फैसला कर दे कि 11 मई 2013 के इंतखाबात जो है मुतनाज़ा हैं और इस पर बाकायदा एक रिग्ड हुई है या धांधली हुई है और बाकायदा इसकी सिफारिशत आ जाए तो उसकी रोशनी में पार्लियामेंट तहरील हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब वो तहरील हो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वक्त भी दे दे उसमें इलेक्शन कमीशन के तकर्र के बारे में भी और इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, तो वो एक अच्छा खासा को 6 महीने का टाइम मिल जाता है। तो उसकी रोशनी में नसरीन का पॉइंट मुकम्मल हो सकता है कि एक जजेस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्र भी ठीक हो सकती है, कमीशन के मेंबरान का भी हो जाएगा और जो तमाम अलाइड मैटर हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन सारी दारोमदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर होगी कि वो अपने फ़राइज़ जो है आइन और कानून के मुताबिक और एनवायरनमेंट को देखते हुए आगे बढ़ें। अदरवाइज यह है कि सुप्रीम डायरेक्ट जो है हमारी इंटरफेरेंस आर्मी का
इन हालात में तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि वो इस तरीके से इंटरफेयर करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो कदम उठाया 3 नवंबर 2007 को, असूली तौर पर वो फैसला दुरुस्त था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के जज जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे, हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे थे और तमाम जो थे मसाइल पैदा हो रहे थे। उस वक्त उन्होंने आर्टिकल 254 के तहत भी काम किया या अपने इमरजेंसी लगाई, तो आज तक उनको नताइज भुगत रहे हैं। तो अब वो एक इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये किया है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है जी। डिफरेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इस किस्म की यहाँ पे बूटों वाले चाह रहे हैं कि ऐसे बूट वाले आए जो कि बिल्कुल ना, जिसको जो मार्शल लॉ कभी नहीं लगा वो मार्शल लॉ लगाए और सब चीजें दोबारा से रीराइट करें, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट उसके लिए इन्वायरमेंट है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, मीडिया वायबल हो गया। मीडिया की आप बात कर रही थी, कुछ मीडिया पे आप बात करें जरूर जी, क्योंकि अब हालात डिफरेंट है थोड़े से। मीडिया बहुत आउटस्पोकन है और यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। बहुत अच्छी बात है। सबको साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पहले तो देखे ना जी, जब भी कोई ऐसा स्टेप लिया गया, 111 जब भी मूव की या 111 वालों ने जब भी पीटीवी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो बड़े गेट्स हैं उनको फलांगा, उस वक्त मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही कोई मीडिया वाले होते थे, प्राइवेट चैनल्स होते थे। और आखिरी दफा जब हमने देखा उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स है ही नहीं थे। सो अब तो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। अब तो एक पिलर बन चुका है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सबको मिला के ये भी एक पिलर बन चुका है, जो कि कभी कभार तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन एनीवेज, सो कैसे किया जा सकता है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बूटों के अलावा कोई सजेशन है आपकी? देखिए, हाँ जी, बूटों के साथ सजेशन है, बूटों के अलावा कोई सजेशन नहीं है। वो मीडिया को साथ में लाना पड़ेगा। मीडिया एक वाहिद अदारा है इस वक्त जो एज ए प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, और कोई प्रेशर ग्रुप हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ये धरने वरने जो है ना, ये प्रेशर ग्रुप नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसको भी इंटरेस्ट ग्रुप कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, जो मीडिया है वो वाहिद ग्रुप है इस वक्त जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। अगर मीडिया चाहे और सिंसियर हो इस स्टेट के साथ, तो वो बूटों वालों के साथ बात करे, नेगोशिएट करे कि जी ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं, और अगर आपने भी वही करना है जो ये सियासतदान करते रहे तो फिर हम। और मैं समझती हूँ कि बूटों वालों को भी अब अपने आप को चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खास तौर पर जो भुट्टो साहब एक पॉलिटिकल विंग बना गए थे आईएसआई के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। हमारी कुछ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ जो पाकिस्तान में है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है, उनकी रिजर्वेशंस हैं। उस पॉलिटिकल विंग को, जिसका नाम अब इंटरनल विंग है, उसको थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है आईएसआई। इसकी परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में धाक बैठी हुई है, और चंद ब्लैक शीप्स जो है इस इंटरनल विंग के, चूंकि ये भुट्टो साहब ने ये काम भी किया था कि उन्होंने इस इदारे को भी नहीं बख्शा, और यहाँ वो पॉलिटिकल विंग बना गया, और वो आज तक दूसरे जो उनके बाद में आने वाला सियासतदान था वो उसके पेरोल पर चले गए। और जो कुछ हो रहा है, मैं चूंकि एक दूसरा मौजू से हम हट जाएंगे, उनको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। आप इस वक्त अगर आप एक सही सर्वे और एक करवा लीजिए रेफरेंडम, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बूटों वालों की गूंज चाहता है, सही बूट, बिल्कुल वही 13 किलो वाले सजेशंस जो है, सियासतदान अपने आप को, आपकी जो सजेशंस है या कमर दिलशाद साहब की जो सजेशंस है, मैं इनको बड़े मतलब सीरियसली ले रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहे होंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ एक है, माय क्वेश्चन इज ओनली वन, आप दोनों के लिए जी, वो ये है कि कोई ऐसा तरीकाकार है, आपने तो कह दिया जी नहीं है, परवीन भी आपने कहा नहीं है, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कोई ऐसा तरीकाकार है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट ना हो, फौज ना आए, बूटों वाले ना आए, और कोई ऐसी कोई बात ना हो कि जिसमें जनाब एडवेंचरिज्म शो करने के लिए फौज आ जाए, जिसका कोई अभी तक एडवेंचरिज्म करने के मूड में नहीं है फौज, लेकिन अगर उसका एडवेंचरिज्म ना हो, फौज का एडवेंचरिज्म ना हो, तो क्या ये मुमकिन है कि बाकी सारी चीजें ठीक हो जाए? उसके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है, कोई तरीका बन सकता है, कोई ऐसा कोई हालात हो सकते हैं? उसमें यह है कि इसमें सबसे बड़ी
पूरी कौम की निगाहें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब देखो ना, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाती है और उस पर इमरान खान का ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि उसके अंदर आप ISI और MI के नुमाइंदों को उनकी मामनत के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए वो जोर दे रहे हैं, उनके बेंच में बैठने के बारे में बात नहीं कर रही। हुकूमत का मौकफ ये आ रहा है कि मुमकिन शायद वो बेंच में बैठेंगे, बेंच में नहीं बैठ रहे। उन्होंने मामनत करनी है। सारा इलेक्शन का जो रिकॉर्ड जो है 11 मई के जो इंतखाबात हुए उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं, तो उसमें वो असिस्ट कर देंगे नादरा के बारे में, औरती के बारे में। उसकी रोशनी में जो है तमाम जो है इंतखाबात के बारे में ये फैसला हो जाए कि ये इंतखाबात सही नहीं हुए हैं, इसमें धांधली हुई है, मैनिपुलेटेड हुआ है, या रिग्ड हुई है, या खास पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए बाकायदा एक मनसूबाबंदी की गई थी। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला सुना देती है और मुल्क के अंदर असरनो इंतखाबात हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आ जाएगी और फौज की भी हमायत हासिल होगी। अच्छा चलें, आपकी सजेशन भी अपनी जगह बिल्कुल वायबल है जी, लेकिन मेरा फिर वही मुझे समझ नहीं आती कि कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और उसमें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करवानी पड़ेंगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए या नए इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, नया इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तैनातियां करनी है उनके लिए, वो कौन करेगा? न्यूट्रल लोग इलेक्शन कमीशन में कैसे लेके आए जा सकते हैं जो सियासी ना हो? नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हो या साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली चलाने की तरफ हो, पार्लियामेंटेरियंस क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? और अगर फौज की बात की जाए कि फौज आके सब कुछ ठीक करे, तो फौज के हमारे पास सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं कि फौज का जो भी जनरल आता है वो आके फिर उसके क्लीन चीट के लिए दौड़ना शुरू कर देता है कि जनाब इन द नेशनल इंटरेस्ट ये स्टेप लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागता है, फिर पॉलिटिशियंस की तरफ भागता है। पॉलिटिक्स उसका काम नहीं होता फौज वाले का, जो भी जनरल आए पॉलिटिक्स उसको नहीं आती, सो वो पॉलिटिशियंस को साथ लेके चलता है और पॉलिटिशियंस उसको बेवकूफ बनाना शुरू कर देते। सो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल माइनस फौज? उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। आ जाएगा ना, मैं आई विल हैव टू वाइंड अप, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त और बैठेंगे जी। आई विल हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। नसरीन बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन जी। और आई विल हैव टू लाइक वाइंड अप ओवर हियर हैphazardly because there's a reason for that. I'm short of time over here जी। Once again thank you very much for coming in जी। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।